बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 मई पाकिस्तान में बुध की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 158। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और आज की पहली खबर, वो अलीमा खान साहबा ने आखिरकार अब खुल के बात कर दी है, वो बात जो कि सच है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं उस पर क्या कमेंट्री करूं, पहले आपको सीधा उनका बयान सुनवा देता हूं, क्योंकि बहुत सीधा और खरा बयान उन्होंने दिया है जो असल बात है। और मैं भी बार बार यही कहता रहता हूं कि हमें इस बात की समझ है कि वहां पर आपकी कोई मजबूरी होगी, जो भी होगा उसको खुल के बयान कीजिए। एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। और वही बात अलीमा खानम साहबा ने भी की है कि असम्बलियों में बैठ के जो मैंडेट है, बाकी तो चोरी कर लिया गया, लूट लिया गया, जो बाकी रह गया उसको संभाल के आप बैठ गए हैं और कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। वो कहते हैं कि ये मजबूरी है, बेशर्मी है, या बगैरती का नाम आपने मजबूरी रखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कन्वीनियंट हो गया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, मुझे बड़ा पसंद आया था, मैंने कहीं पढ़ा था सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह का पास दे दो, ये सारे मिले हुए हैं। अब तो नज़र आता है, क्योंकि जब अगर आप किसी प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होते हो तो फिर इतने बेशर्म तो नहीं होते हो कि जी हम मजबूर हैं। ये किस किस्म की बात है? क्या ये मजबूरी का नाम किस चीज़ को आपने दिया? बेगैरती को दिया है, बेशर्मी को दिया है। मजबूरी क्या चीज़ होती है? आप स्टोलन मैंडेट लेकर बेशर्मों की तरह असेंबली में बैठ गए फिर कहो मजबूर हैं, तो इसलिए ये अब हमें कबूल नहीं है। इमरान खान को ये इलाज करवाएं, इमरान खान का केस सही जज सुने और इमरान खान की कैद तनाई खत्म की जाए। अच्छा, अगर आज सुन लिया, इससे सख्त सीधा बयान मेरा ख्याल और नहीं दिया जा सकता। हमारे तमाम MNAs, सेनेटर्स, MPAs को चाहिए कि वो ज़रूरी तौर पर इस सारी जो मजबूरी में वो फंसे हैं या इस गर्दाब में उन्होंने खुद से फंसा लिया है, इससे वो निकले। ये जो आपकी सोच है कि ये कंप्रोमाइज़ करने से या पीछे पीछे रहने से मामलात सेट हो जाने हैं, इससे आपका मज़ीद नुकसान होगा। आने वाले दिनों में आपके ऊपर मज़ीद ज़िंदगी तंग होगी। आपको अपना आइनी हक जो कि पुरअमन एहतजाज का है, पुरअमन असेंबल होने का है, वो इस्तेमाल करना पड़ना है, आज नहीं तो कल। या तो असम्बलियों के अंदर टफ टाइम दें, नहीं दे सकते तो फिर हम पिछले जून जुलाई से कह रहे हैं कि इन असम्बलियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सवाए KP के बाकी असम्बलियों से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे अलीमा खानम साहबा ने ये कहा कि अगले हफ्ते वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपने तमाम 92 MPAs जो हैं और स्पीकर के हमरा वो अडयाला जेल आएंगे और तब तक बैठेंगे जब तक इमरान खान की कैद तन्हाई को ख़त्म नहीं कर दिया जाता और इमरान खान का इलाज नहीं करवाया जाता। ये अलीमा खानम साहबा ने कहा है। अगर ये होता है तो ये बहुत ही उम्दा बात है, इससे अच्छी बात कोई नहीं, और हम उनकी भरपूर सताइश करेंगे। फिर वो आगे कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की क्रिकेट स्टेडियम में जो असम्बली का इजलास था वो मैंने देखी। अगर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत की असम्बली लगानी है या इमरान खान के लिए कुछ करना है तो फिर यहाँ अडयाला जेल के बाहर अपने लीडर के लिए आकर असम्बली लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली लगाने का क्या फ़ायदा वहाँ स्टेडियम के अंदर, ये अपील की है अलीमा खानम साहबा ने। अच्छा, इसके बाद अहमद खान साहब, आपको पता है कि वो सिक्योरिटी में भी थे इमरान खान साहब के, और उन्होंने एक ऐलान कर रखा था कि वो 8 मई को लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर उनका एक ट्वीट आया कि उनको ये बताया गया कि इमरान खान की बहनों को, ये ट्वीट हम स्क्रीन पर रख देते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में जो मुख्तसर किस्सा आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुनाने की बजाय, पढ़ तो आप स्क्रीन पर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये बताया गया कि बहनों का ख्याल है कि अगर बहनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर हमने लॉन्ग मार्च किया, और उनका ख्याल ये है कि इमरान खान के लिए मामलात ख़राब होंगे अगर ये लॉन्ग मार्च किया गया। अब अहमद खान साहब की अगर स्टेटमेंट ली जाए तो वो अपने इस ट्वीट में जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं कर रहे कि बहनों को इस पर एतराज़ है, या बहनें ये समझती हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च किया गया तो इमरान खान को नुकसान होगा, इमरान खान के लिए मामलात ख़राब होंगे, इसलिए इस लॉन्ग मार्च को नहीं करना चाहिए। वो मज़ीद कहते हैं कि अब हम जो भी अगली तहरीक शुरू करेंगे वो ये मेक श्योर करेंगे कि हम बहनों को पहले कॉन्फिडेंस में लें, ताकि इमरान खान साहब को नुकसान ना हो, हमारी किसी भी मूवमेंट का फ़ायदा ही हो, तो हम उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके कोई भी काम करेंगे, उसके बगैर काम नहीं करेंगे।
تو یہ تو ان کا ٹویٹ ہو گیا. اب اس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ احمد خان کی بالکل جو ہوگی نیت ہوگی بہت اچھی ہوگی کام کرنے کی، اور ہم نے ستائش بھی کی، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ٹویٹ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ لانگ مارچ کریں گے یا احتجاج کریں گے پرامن طور پر تو اس سے عمران خان صاحب کو کیا نقصان ہوگا، یہ میں نہیں سمجھ پایا. اس دن بھی میں نے آپ کے سامنے یہی بات رکھی تھی. آگے ذرا بڑھتے ہیں. آگے مریم ریاض وٹو، یہ بشرا بی بی کی بہن ہے، لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بشرا بی بی سے عمران خان کی شادی ہونے سے کئی سال پہلے سے اٹیچڈ ہیں، ورکر ہیں یہ تحریک انصاف کی. وہ کہتی ہیں کہ کے پی کے میں جو ریلیز ہوں گی اس سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیمیج ہوں گے. اگر ورکرز روڈ بلاک کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیمیج ہوں گے. کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں کیا جاتا ہے ایران یو ایس اے کی نیگوسیشنز کے وقت تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیمیج ہوں گے. عمران خان رہائی فورس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے عمران خان صاحب ڈیمیج ہوں گے. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا میتھڈ اڈاپٹ کر لیا گیا ہے چند ذہین دماغوں کی طرف سے، تو مجھے بھی سمجھا دیں کہ کس طریقے سے خان صاحب کی ریلیز ممکن ہوگی اگر ہر وہ کارروائی جو عمران خان کی رہائی کے لیے کی جائے اس کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ کی گئی تو عمران خان صاحب ڈیمیج ہوں گے. اب یہ واقعی ان کا درست سوال ہے، کیونکہ جس دن یہ ٹویٹ آیا تھا، جس دن یہ بات چیت آئی تھی، ہم نے اس دن بھی آپ کے سامنے یہی میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے سمجھا دیجئے، میں سمجھ نہیں پایا، کیونکہ کوئی نہ کوئی تحریک تو شروع کرنی پڑے گی. وہ بھلے خوشحال گڑھ کے اوپر ناکا جو لگایا ہوا تھا یا دھرنا دیا ہوا تھا وہ ہو، یا پچھلی دفعہ موٹر وے کے اوپر پرامن دھرنا دیا گیا تھا وہ ہو، یا ابھی والا معاملہ ہو. اگر ہر کام سے، یا جو آپ کو یاد ہے پنڈی کے اندر جلسہ کرنا تھا اور امریکہ اور ایران کے مذاکرات آ گئے اور اس میں بھی کہا کہ اگر یہ کیا گیا تو عمران خان ڈیمیج ہوں گے، تو کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا. عمران خان اس سے زیادہ ڈیمیج کیا مطلب، ان کی آنکھ کی بینائی تو چھین لی، ان کی کوئی ملاقات نہیں کروائی جاتی، علاج کی انہیں کوئی سہولت نہیں، ملاقات کسی کی ان کے ساتھ نہیں کی جاتی، ان کی پارٹی پر تقریباً قبضہ کر لیا گیا ہے ملٹری جرنلز کی طرف سے. مطلب نہ ان کا کوئی ٹویٹ ہو سکتا ہے، نہ ان کا کوئی بیانیہ آ سکتا ہے، نہ اسمبلی کے اندر ہمارے لوگ کچھ کر رہے ہیں، کہیں پر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن جب کوئی کچھ کرنے لگتا ہے تو پھر ایک بیانیہ اور آ جاتا ہے کہ اس سے عمران خان ڈیمیج ہوں گے. تو ایک دفعہ اس پر بھی سحر اصل بات ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بات مجھے سمجھ نہ ہو، واقعی ایسی کسی کارروائی سے عمران خان صاحب ڈیمیج ہو سکتے ہیں، یا ان کے جو مفادات ہیں یا ان کی جو سیفٹی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. تو پھر یہ بھی قوم کے ساتھ کھل کے شیئر کرنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ سبھی کو کلیئرٹی ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی ورکر بیچارے کسی طرف چل پڑے اور کوئی کسی طرف چل پڑے. یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور حل طلب مسئلہ ہے کہ پہلے میک شور کر لیں کہ ہم نے کیا اسٹریٹجی رکھنی ہے. ہم نے کوئی لانگ مارچ، دھرنا، احتجاج، لوگ اکٹھے کرنے ہیں یا ہم نے نہیں کرنے، اسی طریقے سے چلنا ہے. کیا اسٹریٹجی ہے اس کو کلیئرلی بتا دیا جائے تو ہم بھی یہاں سے لوگوں کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ رکھ سکیں گے. آگے چلتے ہیں. شفیع جان جو اس وقت مشیر ہیں کے پی کے خیبر پختونخوا کے وزارت اطلاعات کا قلمدان ان کے پاس ہے، یا وزیر اطلاعات ہیں آپ انہیں کہیں، یا مشیر اطلاعات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کی چوائس تھی، ان کو ہٹایا بھی عمران خان نے. سہیل افریدی کو بھی عمران خان لائے ہیں، اور عمران خان نے سہیل افریدی کو واضح پیغام بھیجا کہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، آپ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کریں گے. اگر یہ ذمہ داری سہیل افریدی کو ملی ہوتی تو وہ فیصلے کرتے، فیصلے کی قوت ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے. اگر فیصلے منقسم ہوئے تو کیسے ہوگا؟ ہماری طرف سے تیاریاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہو وہ نتیجہ خیز ہو. محمود خان اچکزئی لانگ مارچ کا فیصلہ کریں یا مذاکرات کا، یہ ان کے ساتھ ہیں. تو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یا سہیل افریدی کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ علی امین کو وزیر اعلیٰ بنایا بھی عمران خان نے تھا، جو کہ درست بات ہے، ہٹایا بھی عمران خان نے تھا، جو کہ درست بات ہے. انہوں نے آگے کہا کہ سہیل افریدی کو بھی عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، یہ بھی درست بات ہے. یہاں انہوں نے ایک جملہ نہیں کہا، لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ہٹا بھی عمران خان ہی سکتے ہیں، یہ بھی درست بات ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کو عمران خان نے فیصلہ سازی کا کوئی اختیار ہی نہیں دیا. محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس یہ اختیار ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر چلیں گے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے تو یہ ایک بہت ہی کلیئر سٹانس ہے کہ جو کرنا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا.
एसआर राणा साहब लाहौर से बहुत ही मोतबर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल ही ये कहा है कि जो सुहेल अफरीदी हैं वो अब अली अमीन गंडापुर बन गए हैं और उन्हीं की तरह वो भी मजबूर हो गए हैं। अब उनका क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, उनकी स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दी। एसआर राणा साहब के मुताबिक सुहेल अफरीदी भी अब अली अमीन गंडापुर पार्ट 2 बन गए हैं, तो उनसे आप ज़्यादा तवक्को ना रखें, ये उनका कहना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जावेद हाशमी, आपको पता है वेटरन पॉलिटिशियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो कहते हैं कि आज अडयाला जेल में कैद इमरान खान को उनकी बहनों से एक बार फिर नहीं मिलने दिया जा रहा। आसिम मुनीर एक फाशिस्ट है और फाशिस्ट अंदर से कमज़ोर और खोखला होता है। इस मुल्क में महंगाई की शरह डबल फिगर्स में पहुंच चुकी है और इस फाशिस्ट और इसके कारिंदों की अव्वलीन तरजीह ये है कि बहनें अपने भाई से ना मिल सकें, वो ये कह रहे हैं। बुज़दिली, नाअहली और डर की इंतहा है, वो ये फरमा रहे हैं जो जावेद हाशमी साहब हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। कुलदीप सिंह हमारे सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि मुफाहमत पर लोग लगे हुए थे 3-4 साल से, हम यही बातें सुन रहे हैं कि इमरान खान अभी बाहर आ जाएगा, पर अब इस चीज़ से आगे निकलें और लीडरशिप को सोचना चाहिए और मुज़ाहमत करनी चाहिए, इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, फिर इस उम्मत मुसलमान का लीडर बाहर आएगा। जब लीडरशिप हाथ पे हाथ रख के बैठी होगी तो कभी भी नहीं इमरान खान बाहर निकलेगा। इमरान खान ने बहुत कुछ किया है, 30 साल इमरान खान ने इस पार्टी को दिया है, ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे। कुलदीप सिंह जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये बयान दे रहे हैं। मतलब वो भी कह रहे हैं कि 3-4 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, हमें यही बताया गया कि हमने मुफाहमत से इमरान खान को बाहर निकालना है, मुफाहमत से काम नहीं बन रहा, सियासी मुज़ाहमत करनी पड़ेगी। आगे ये एक वीडियो वायरल हुई है, फिर जाहिर है लोग गुस्सा निकालते हैं, भले आई अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान का कल्चर है, कि रख रखाव है, सियासी लोगों की एक दूसरे के साथ बातचीत होती है। मोइन कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है पंजाब असम्बली के अंदर, उनके बेटे की शादी थी, गालिबन वलीमे का ये फंक्शन है जिसमें तमाम पार्टी से लोग वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पर नून लीग के लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असद कैसर साहब और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ से मलिक अहमद ख़ान जो नून लीग से हैं, जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो भी मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। वहाँ पर एक नॉर्मल शादी का माहौल है, वेडिंग का माहौल है और उसके अंदर खुशगपियाँ भी लग रही हैं, जफियाँ भी पड़ रही हैं। जाहिर है एक शादी का माहौल है तो उसमें ऐसा ही होगा। पाकिस्तान की जो अमूमी सियासत है उसमें ऐसा ही होता है और एक सियासत का मैदान और होता है, और सियासत के अलावा आप इंसान होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, आप उन्हें शादियों में बुलाते हैं, उनकी शादियों में भी जाते हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब मैं ये ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं इन सारे मामलात को नहीं समझता। हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त मामला अमूमी नहीं है, पाकिस्तान में अमूमी सियासत नहीं चल रही। पहले कभी भी सियासत में इस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे सिविलाइज्ड आदमी को, जिन्होंने कभी तत्ती बात नहीं की, उनको इस तरह से जेल में नहीं रखा जाता। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जैसी सीनियर प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक नानी, एक दादी, उनको इस तरीके से कैंसर सर्वाइवर, उनके साथ ये ज़्यादती नहीं की जाती। सेनेटर इजाज़ चौधरी हों या उनके साथ उमर चीमा हों या मियाँ महमूद रशीद हों, उनकी उम्र, उनकी सेहत को देख के उनके साथ ये सलूक नहीं किया जाता। इमरान खान और उनकी बीवी के साथ जो हुआ सलूक है वो नहीं किया जाता। उनके ऊपर जो कातलाना हमले हुए वो नहीं किए जाते। 26 नवंबर को जैसे वर्कर्स के सरों में गोलियां मार के कत्ल किया गया, और ये तमाम लोग जिनके साथ आप जफ्फियाँ डाल रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपकी बातें खिल रही हैं, ये तमाम लोग कहते हैं कि कोई वर्कर नहीं गिरा, किसी को कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब के बारे में भी ये यही कहते हैं कि जेल में वो 5 स्टार होटल के अंदर हैं, वो देसी कुकड़ पाल रहे हैं, उनको जो है वो देसी घी मिलता है, देसी कुकड़ मिलता है और पता नहीं क्या कुछ मिलता है। ऐसी सूरत हाल में जब वर्कर्स आपकी ऐसी वीडियोस देखते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप कोई पाकिस्तान से निकल के आसमान में जाके नहीं बच सकते, आपने इसी आपका यही जाहिर है वसेब है, आपने यहीं रहना है, लोगों को शादियों पे आपने बुलाया हुआ है, उन्होंने बुलाया हुआ है, आपने आना जाना है, लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें ये चीज़ कुछ जचती नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं हरगिज़ किसी सूरत भी आपको कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहा या आपके किसी ज़ाती फंक्शन पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी फैसिलिटी नहीं है।
मैं अभी तक दिल के जो ज़ख्म है वो आपके सामने रख नहीं रहा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा कि मैंने कभी भी किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, और आपसे वादा है कि जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती कोई ऐसा जिक्र आपके सामने नहीं किया जाएगा। लेकिन वक्त आएगा तो आपको बताएंगे कि ऐसी सहूलतें, हम हालांकि मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन फिर भी हमें ऐसी सहूलतें कहीं पर भी मुयस्सर नहीं हैं कि हम ये सब कुछ कर सकें। कहने का मतलब ये नहीं कि किसी शादी पे ना जा सकें, लेकिन हमारे लिए बस इतना ही कहूँगा फ़िलहाल कि ऐसी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। आपसे इतनी ही गुजारिश है, इल्तमास है कि जब आप ऐसी फंक्शंस करें तो वर्कर्स का सेंटिमेंट, वो जो गुजरांवाला के अंदर आपके 51 वर्कर्स जो हैं जेलें काट रहे हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स में से आपके वर्कर्स जेलें काट रहे हैं, वो जो कोट लखपत के अंदर मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर आपके वर्कर्स जेल काट रहे हैं, उनकी बदनसीबी को एक दफ़ा ज़रूर सोच लिया कीजिए। मैं ये भी मानता हूँ कि सब कुछ पीछे जर्नल्स कर रहे हैं, लेकिन उनके जो टाउट्स हैं या उनके जो आगे खड़े हुए पॉलिटिशियंस हैं, जब आप उनके साथ ऐसे पपियाँ जफियाँ करेंगे तो फिर लोगों को तकलीफ़ होगी। शीमा किरमानी साहबा बहुत ही सीनियर सिटीज़न भी हैं और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। आपको पता है कि वो क्लासिकल डांस भी करती हैं, उसके अलावा वो ह्यूमन राइट्स की, विमेन राइट्स की बहुत बड़ी चैम्पियन भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। 75 साल उनकी उम्र है। आप ये वीडियो देख लीजिए, चंद ख़वातीन के साथ वो एहतजाज कर रही थीं और विमेन राइट्स के लिए इस्टेब्लिश कर रही थी अपना हक, क्योंकि औरत मार्च जो है वो मदर्स डे के ऊपर कोई एक इवेंट रखना चाहती है या एहतजाज करना चाहती है, जो कि ज़ाहिर है उनका हक है। ये आप देख लीजिए कि चंद ख़वातीन थीं जो अपने हक के लिए एहतजाज कर रही थी। सिंध पुलिस को वो भी बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने शीमा किरमानी साहबा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरा ख्याल 5 या 6 ख़वातीन थीं, एक थाने के सामने खड़ी एहतजाज कर रही थी। कोई डंडा नहीं था हाथ में, कोई बंदूक नहीं थी, कोई आग नहीं लगा रही थी, कोई तशद्दुद नहीं कर रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। उसके बाद शीमा किरमानी साहबा का मैंने बयान देखा। उन्होंने एक बहुत ही उम्दा, काफ़ी लंबा बयान मैं सुनवा नहीं सकता, वक्त की कमी है, ट्विटर पर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। उन्होंने इस चीज़ पर बहुत फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली सिंध के अंदर भी अब इंसानी हकूक़ की कोई परवाह नहीं है, और उनके साथ जो सलूक किया गया इस उम्र में वो बहुत बुरा है। हम भी उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश मेरी थी, मैंने उनका पूरा मैसेज सुना, ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, हमारे लिए वो बड़ी मोहतरम है, इसलिए उनसे हमें तवक्को भी ज़्यादा है। तवक्को इसलिए हाथ बांध के, कहीं वो ये ना कह दें कि मैंने उनकी शान में गुस्ताखी की है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारी बुज़ुर्ग हैं, हमारे लिए बहुत अहम है। उनका मैंने पूरा मैसेज सुना जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की मजम्मत की, और उन्होंने कहा, और हम भी मजम्मत करते हैं इसलिए उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम ये अपना इवेंट करना चाहते हैं और हम भरपूर सपोर्ट करते हैं उनको। लेकिन उन्होंने अपने पूरे मैसेज में कहीं पर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की, दूसरी ख़वातीन की जो कैद है उसका जिक्र नहीं किया। जो कुछ बुशरा बीबी के साथ हो रहा है उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। जो कुछ भी ये पिछले 3-4 साल में हो रहा है, जितनी वो तवाना आवाज़ है, मुझे उतनी शिद्दत के साथ उनकी आवाज़ कहीं भी इन ख़वातीन के लिए नज़र नहीं आई। ये मैं बिल्कुल आपको किसी सूरत भी तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि आपसे हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जैसी तगड़ी ख़वातीन को, बुशरा बीबी के लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए, खतीजा शाह के लिए, दूसरी जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि मामला जो भी है ये ख़वातीन भी अपने राइट्स रखती हैं और इनके लिए भी आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो खबर पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये कह दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आम पब्लिक है या सोशल मीडिया है, इस पर बहुत गाली गलौज होती है। ये अक्सर कह दिया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि जो सोशल मीडिया है उस पर ये गाली गलौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाती है। आपने अक्सर सोचा होगा। हमने सोचा क्यों ना आपके सामने हम 2-3 वीडियोज़ रखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो कि ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करवाती, बल्कि जो बार बार मैं आपको बताता हूँ कि ये मासेस जो होती हैं वो यही करती हैं, पूरी दुनिया के अंदर यही करती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होता, मासेस जहाँ भी होती हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं, इसको मैं इंडोर्स नहीं करता, गाली गलौज को मैं इंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मासेस जहाँ भी होती हैं वो यही काम करती हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने आप को, जब वो ये समझते हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, तो वो फिर गाली देने के ऊपर इक्तफा करते हैं। वो अमेरिका हो, वो बरतानिया हो, वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो। ये इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने नहीं सिखाया। आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स रख देता हूं जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले, ये एक बाबा जी हैं जिन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा। अब इनको हमने नहीं सिखाया कि आप गालियां दें, और इनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते,
انہوں نے کیا بات چیت کی ہے؟ گالی گلوچ کے اوپر ہم نے بیپ لگائی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ فیملی یا بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہاں سے آگے بند کر دیں، اور اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو ضرور سنیے۔ گالی پر ہم نے بیپ لگائی ہے، لیکن پھر بھی پتہ تو آپ کو چلے گا کہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ کہ جو یہ پٹرول بھی نہیں ہے، ان کے بڑے بہن کا بات نہیں، اور پیرو تیری انہیں پٹرول نہیں ہے، شہباز شریف بہت ہے شہباز شریف۔ سن لیا آپ نے؟ اب ان کو کسی نے نہیں سکھایا تھا کہ آپ یہ سب کچھ کریں۔ پھر آگے سنیے گا، ایک اور بابا جی ہیں، یہ مسجد میں نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے انہیں عمران خان صاحب نے نہیں کہا، کوئی انہیں ستا رہا ہے مسجد میں، اور وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، ایک گالی نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے بیپ کریں گے اس گالی کو آپ کو پھر بھی، لیکن سمجھ آئے گی، سنیے۔ میں بے قرار تھا آکڑا پیر۔ سن لیا آپ نے؟ اب یہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھے نعت شریف پڑھ رہے ہیں، اور انہیں غصہ آیا تو انہوں نے گالی دے دی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ دو خواتین ہیں، اب میں نے آپ کو ایک بابا جی دکھائے، ایک مرد دکھائے، ایک اور بابا جی دکھائے، دونوں میں شاید تعلیم کا تھوڑا بہت کو فرق ہوگا، سوشل کلاس کا بھی فرق ہوگا۔ اب ذرا دو پڑھی لکھی خواتین آپ کو دکھاتے ہیں، وہ کس طریقے سے بات کر رہی ہیں، پولیس والوں سے بات کر رہی ہیں۔ موٹر وے پولیس ہے، انہوں نے ان کا چلان کرنا چاہا ہے، ان کو اس پر غصہ آیا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں، سنیے۔ یہ دیکھیں جی، سارے ریاست اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی، اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے، یہ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ ہے جی دانا سبھی، یہ نے ویڈیو بناتے ہوئے ہاتھ میں بنایا، ہاتھ میں ابھی چوٹ دکھاتے ہیں، ہاتھ سے انہوں نے موبائل سے یہ بار بار ویڈیو بنا رہی ہیں اور ہمیں صرف تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ شکر کر تجھے باہر نہیں دیا، ایک چپیڑ پڑے گی تجھے بادل۔ یہ ویڈیو بنا کے بلیک میل کرنے گاڑی انہوں نے روڈ کے درمیان میں کھڑی کر لی ہے، اور یہ بالکل روڈ کے اندر ہی obstruction کا باعث بن رہی ہے۔ ہاں آپ نے یہیں پہ کھولا، تمہارے پہ جب کیس ہوگا نا تب تم دیکھو گے، تمہارے پہ کیس ہوگا بیٹری کا، تم نے کیے چوٹ، ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی ہے، تم نے پیسے مانگے ہیں، تم نے رشوت مانگی ہے، تم نے رشوت مانگی ہے میری جان، تم پولیس والا ہے، تم نے رشوت مانگی ہے، ہم نے منع کیا تھا، تم نے ہاتھ پہ چوٹ مارنا لگانا نہیں ہے میری جان، میری جان، پولیس مار دے، پولیس مار دے، جھوٹ مت بولو، میں بیٹھے تماش بھی سارے بال بھی تماش بھی۔ سن لیا آپ نے؟ اس میں جان جان کے لفظ بھی سنے ہیں، اور آپ نے اس میں گندی گالیاں بھی سنی ہیں۔ وہ ایسی گندی گالیاں ہیں جو آپ میں سے خواتین کو تو اکثر آتی نہیں ہوں گی، ہم نے تو خیر بیپ لگا دی، بہت سارے مردوں کو بھی شاید وہ گالیاں نہ آتی ہوں جو وہ دے رہی ہیں۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی دکھا دیا کہ خواتین بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ تو عام پبلک ہے وہی کر رہی ہے، جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ماسز جو ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں انڈورس نہیں کرتا کسی گالی، یہ بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن امریکہ میں آپ صدر ٹرمپ کے بارے میں کسی عام امریکی سے مائک آگے کر کے پوچھیں گے، اگر تو وہ پڑھا لکھا ہوگا، مڈل کلاس اپر مڈل کلاس سے ہوگا، تو وہ شاید گالی گلوچ نہیں دے گا۔ اگر وہ کم پڑھا لکھا ہوگا یا حالات سے بہت تنگ ہوگا تو یقین کیجئے کہ ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایف کا ورڈ آئے گا اس کی بات کے اندر، اور ایس کا ورڈ آئے گا اس کی زبان کے اندر، اور مطلب گالی گلوچ۔ انڈیا میں بھی یہی ہے، یہی لنڈن میں بھی ہوگا، اور یہی ہر جگہ پر ہوگا۔ جو ماسز ہیں ان کے پاس جب اختیار نہیں ہوتا تو وہ پھر گالی دے کے اپنا غصہ جو ہے نکالتے۔ میں کسی صورت انڈورس نہیں کر رہا، لیکن یہ ہم نے کسی کو نہیں سکھایا، یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب جب لوگ عام پبلک میں ایسا کریں گے تو سوشل میڈیا بھی تو ان کا پبلک ایکسپریشن ہے۔ پہلے وہ عام زندگی میں وہ ایسے کر رہے ہیں، لیکن کوئی چیز ان کی ناپسندیدگی کی، جیسے وہ پیٹرول پمپ پہ کھڑے شہباز شریف صاحب کو تحفے سنا رہے ہیں، اگر سوشل میڈیا پہ کوئی انہیں برا لگے گی بات تو وہ وہاں پر بھی وہی زبان استعمال کریں گے۔ تو یہ ماسز کا طریقہ ہے ایکسپریشن کا، جسے میں انڈورس نہیں کر رہا، لیکن حقیقت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آگے چلیے، اب آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تو صرف جو ہے وہ عام لوگ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین سیاستدان، صرف سینئر ترین سیاستدان نہیں بلکہ بہت ہی محترم ہیں، روہیل اصغر صاحب، بزرگ ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، بڑے ہیں ہم سے عمر میں، اور ان کا ایک خصوصی بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے قریبی دوست بھی ہیں اور اب تو رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ باجی کے دادا سمدھی ہیں، مطلب ابھی جو جنید صفدر ہیں ان کی شادی ان کی پوتی کے ساتھ ہوئی ہے،
मतलब इनका जो कल्चर है, जो इनका रख रखाव है, जो इनकी तरबियत है, वो अब उनके घर में भी गई है। ये क्या कहते हैं इस्लामाबाद के अंदर, इन्हें कोई चीज़ पर बुरा लगा, ये पब्लिक में खड़े हैं, एक मौलवी साहब इन्हें चुप करवा रहे हैं कि आप गालियां ना दें। ये क्या कह रहे हैं, हम बीप लगाएंगे गालियों के ऊपर, लेकिन गालियां कितनी खतरनाक हैं वो ज़रा खुद सुनिए। और वहाँ कैमराज हैं, पब्लिक है, औरतें हैं, मर्द हैं, सब कुछ हैं, और वहाँ पर एक नपे तुले तगड़े सफ़ा अव्वल के PMLN के ना सिर्फ सीनियर सियासतदान बल्कि शरीफ ख़ानदान के करीबी रिश्तेदार क्या कहते हैं, सुनिए। सुन लिया आपने। उसके बाद यही लंदन में मौजूद थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान में ऐसा किया, लंदन में वो क्या कहते हैं और इर्द गिर्द खड़ी पब्लिक क्या कहती है या क्या रिस्पॉन्स देती है, वो भी सुनिए। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ सुन लिया आपने। मतलब सब हंसते हैं जब वो ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसी ऐसी गालियां आती हैं कि जो आप सबको पता भी नहीं है। इसके साथ ही साथ इनकी एक और वीडियो भी है जो इस वक्त कम है, आपको ना दिखाएं वरना, जिसमें इन्होंने कहा कि गाली देना पंजाब का कल्चर है। हालांकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये पंजाब का कल्चर नहीं है, पंजाब को बदनाम किया जाता है, ये हर कल्चर का हिस्सा है। मासेस हर जगह पर बदकिस्मती से जब तंग आ जाती हैं तो गाली देती हैं। अब मुझे बताइए कि ये मासेस जब ऐसे बात करते हैं तो कहाँ जाएं? क्या ये सोशल मीडिया के ऊपर हार्वर्ड से कोर्स करके आएंगे बात करने का? आप जब मासेस को तंग करेंगे, जब आप उनसे तमाम हक छीन लेंगे, उनके लिए ज़िंदगी तंग कर देंगे, वो भले तेल की कीमतें हों, भले रहने का मामला हो, भले बिजली के बिल हों, तो वो आपको या तो बद्दुआ देंगे हस्बे तौफीक या गाली देंगे। मैं दोनों चीज़ों को इंडोर्स नहीं कर रहा, बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स। लेकिन इसको बड़े ही स्मार्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाता है, इसको बड़े ही स्मार्टली इमरान खान पर डाल दिया जाता है। ये गलत बात है, ये एक झूठ है, ये मासेस की रियलिटी है पूरी दुनिया के अंदर। ये फ्रस्ट्रेशन में लोग करते हैं, जब गुस्से में आते हैं तो वो फिर वही बोलते हैं जो गुस्से में उनका दिल करता है। अब चलते चलते एक और बात आपसे शेयर कर लें, और वो है वसीम अब्बास साहब का एक नया मैसेज, बहुत ही उम्दा मैसेज। उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बहुत उम्दा बातें की। उन्होंने कहा कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उन्होंने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर इलाज मुआलजे की सहूलत मिलनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरों को बशमूल मेरे सबको कहा कि आप लोग इकट्ठे हों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें और इमरान खान साहब के लिए कुछ करें। बहुत ही उन्होंने उम्दा बातें की, और उसमें उन्होंने मुझसे भी गिला किया और मुझे अपना पहली दफ़ा छोटा भाई कहा, जिस पर मैं बहुत उनका मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरा एहतराम करते हैं, और ये गिला किया कि उन्होंने 2 मैसेजेस रिकॉर्ड करवाए थे। एक मैसेज बहुत अच्छा था और एक में वो गुस्से में थे। मैंने गुस्से वाला चला दिया, जो अच्छा मैसेज था जिसमें अच्छी अच्छी बातें थी वो मैंने नहीं चलाए, तो उस पर मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं वो दूसरा मैसेज पूरा नहीं चला सका, सिर्फ आपका गुस्से वाला चलाया। अब उस बात को ही छोड़ते हैं, क्योंकि आपने खान साहब के बारे में इतनी उम्दा बातें कर दी हैं, मतलब कि आपने उनके साथ होने वाले इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाई है, और आपने ये कहा है कि उनके साथ होने वाला तमाम ट्रीटमेंट एक जुल्म है। तो फिर ये बात ख़त्म हो जाती है कि आपने मेरी ज़ात के बारे में क्या बात कही है। मेरे लिए आप बहुत ही मोहतरम हैं, मोहतरम थे और अब भी बहुत ज़्यादा मोहतरम हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ आज देखी कि एक और आज अज़मा बुखारी साहबा ने वीडियो वायरल कर दी, जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। कहीं वसीम अब्बास साहब उनको मिलने गए ऑफिस में, और उन्होंने टिकटॉक पर वो वीडियो डाल दी। आज मैं ट्विटर पर देख रहा था कि जा बजा लोग उस पर तनकीद कर रहे थे। अब वसीम अब्बास साहब ने मुझे अपना छोटा भाई कहा है, उन्हें फिर लगेगा कि वो सारी तनकीद मैं करवा रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो एक फ़नकार हैं, वो किसी को भी मिल सकते हैं। अगर वो मिलने गए हैं तो बराए करम इसके ऊपर इस तरीके से कोई सख्त तनकीद ना कीजिएगा, क्योंकि आप करेंगे तो फिर उनको लगेगा कि शायद मैंने किसी को कहा है कि वो उन पर तनकीद करें। उन्होंने इमरान खान साहब के लिए नेक जज्बात का इजहार किया, मुझे उनसे कोई गुस्सा गिला नहीं है। अगर कोई था भी तो वो ख़त्म, वो मेरे लिए बड़े मोहतरम है, क्योंकि उन्होंने सच की, हक की बात की है। मैं उनका एहतराम करता हूं, और सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो अगर उन पर किसी भी चीज़ पर तनकीद करें तो पहले भी मैं कहता रहता हूं, अब भी कहता हूं कि शाइस्तगी को बरकरार रखा जाए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।